दिन के 3 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद, मेरे साथ मेरे कोलीग प्रिया और आशीष भी हैं। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और अभी तक की टैली के हिसाब से 133 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, 98 पर महागठबंधन आगे है, 3 पर एलजेपी आगे है। लेकिन याद रखिएगा, अभी महज 32% वोटों की गिनती हुई है। अभी 68% वोटों की गिनती होनी बाकी है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच पश्चिमी चंपारण के बगहा में बीजेपी जीत गई है। बीजेपी उम्मीदवार श्री राम सिंह की बंपर जीत हुई है, यानी बगहा से भी बीजेपी जीती है, बांका से भी बीजेपी जीती है और इसके अलावा दरभंगा शहर से भी बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी उम्मीदवार श्री राम सिंह की बंपर जीत अभी की ये बड़ी खबर है। 33,000 से ज्यादा मतों से जीते हैं और ये खबर जैसा कि मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के अलावा किसी भी और पार्टी को ये अच्छी नहीं लगने वाली है, इंक्लूडिंग जो उनकी अलायंस है पार्टी उनको भी, क्योंकि नीतीश जी को जो क्लैरिटी दी गई थी अमित शाह की तरफ से, वो अब उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। देखना होगा कि आगे किस तरह से जो अब रुझान जीत में कॉन्फर्म्ड सीट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, वो किस तरह से आगे अगले 5 से 6 घंटों में बनाए रखते हैं। चलिए हम अपने पैनल के पास वापस चलते हैं। दीवान जी, आपसे ये बात समझना चाह रहे थे जो राशिद ने कही थी ब्रेक में जाने से पहले, कि छोटी पार्टियां अभी जो ट्रेंड है ये तो क्लियर मैंडेट की तरफ इंडिकेट कर रहा है एनडीए को, लेकिन प्लस माइनस हो जाए 10 तब फिर ये छोटी पार्टियां काफी कुछ रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। ऐसे में आप कहां देखते हैं वीआईपी, एचएएम, बाकी पार्टियां पहले से बेहतर परफॉर्म की हैं, क्या ये किसी तरह का रोल प्ले कर पाएंगी? ये देखिए, वीआईपी पार्टी तो उसका एनडीए का हिस्सा थी, तो वो एनडीए के साथ जितनी भी वोट आए वो एनडीए के साथ रहेंगे। और बाकी अब इसके एलजेपी को लेकर के तय होना बाकी है कि वो उनको लेंगे कि नहीं लेंगे। बीजेपी अगर लेना चाहेगी तो जेडीयू अपोज करेगी, और दूसरे और पार्टियां हैं जैसे जीतन राम मांझी की पार्टी, तो अभी तक जितना वो भी एनडीए का हिस्सा है, जेडीयू का हिस्सा है। और वो 1 या 2 उनकी जितने भी अगर जीते खुद की सीट जीत पाएंगे। वो पिछली बार भी उनकी 1 सीट थी, तो वो रहेंगे, नीतीश के साथ ही रहेंगे। तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मोस्टली इनने वोट काटने का काम किया है। किसी एक ग्रुप को बहुत ज्यादा, एक्सेप्ट वीआईपी पार्टी का जो अभी तक का दिख रहे हैं रुझान, उसने जरूर एनडीए को एक सपोर्ट दिया है, एक सपोर्ट ग्रुप का काम किया है जी। और बाकी अब बहुत ही अगर नेक टू नेक रहा तब ये लोग अपना, हो सकता है, बार्गेनिंग पावर बढ़ाते हैं। और वो बिल्कुल। दीवान जी, एक सवाल मेरा आपसे है, अपना लाभ हानि और आर्थिक लाभ हानि देख करके वो किस तरफ जाएंगे। जी, एनडीए को रुझानों में बढ़त मिल रही है, हमने ये साफ तौर पर देख लिया है। क्या ये माना जाए कि 15 सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश को लेके बनी हुई थी, क्या वो उसे दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जो बदलाव की बात हुई थी, बिहार में बदलाव के बयार की बात हुई थी, क्या ये माना जाए कि बिहार की जनता ने उसे नकार दिया है? क्या बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की जो बात की गई थी, माना जाए कि जनता ने उसे नकार दिया और नीतीश को एक बार फिर वहां की जनता भाग्य विधाता बनी है उनकी? जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत बिहार का जो नारा दिया था एलजेपी ने, वो बहुत ज्यादा पिक नहीं कर पाया है। और नीतीश का जो काम था लगातार, और खासतौर से महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, वो इनका एक बहुत ही स्ट्रांग सॉलिड वोटर था। और एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी ने बहुत टेक्टिकली, बहुत तरीके से, बहुत सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से वो नीतीश की तरफ मोड़ दी थी। देखिए, सारी पार्टियां नीतीश के अगेंस्ट, महागठबंधन नीतीश के खिलाफ, आप सभी को रुकना पड़ रहा है क्योंकि भोपाल की भी तस्वीरें हैं। सर रुक जाइए, जेपी दीवान जी रुक जाइए। भोपाल की तस्वीरें एक बार देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न चल रहा है। 28 सीटों का ये उपचुनाव था और इनमें से 18 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और बीजेपी को ये पता है, हालांकि बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए महज 8 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं।
चलिए ये जश्न मनाया जा रहा है ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। हाँ, जश्न मनाया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि ये अपनी साख का सवाल था। साख का सवाल था ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए, साख का सवाल था शिवराज सिंह चौहान के लिए, और कहा यह जा रहा था कि अगर 8 सीटें भी जीत जाते हैं तो फिर सरकार के लिए किसी भी तरह की मुश्किल नहीं होगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना था कि आगे चल के स्थायित्व रहे सरकार के लिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी दोहरी जीत का समय है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, मोकामा जो कि बाहुबली की सीट है, जो कि वीआईपी सीट है, मोकामा से आरजेडी की ये जीत हो गई है। अनिल सिंह की जीत हुई है। जेडीयू के राजीव नारायण को मात दे दी है। आनंद सिंह गलत लिखा गया है, ठीक करें, मोकामा से आनंद सिंह की जीत हुई होगी, अनिल सिंह गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक किया जाए। और प्लीज एडिटोरियल टीम जब तक ठीक नहीं लिखेंगे तब तक ऑन एयर ना करें, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बेहतर होगा। मैं एक बार बात आगे बढ़ानी शुरू करता हूं, जो बात अभी प्रिया कर रही थी। जेपी दीवान जी, 2014 के बाद से मैंने एक ट्रेंड देखा है, मैंने एक स्टडी की है और उसमें मुझे ये पता चला है कि 2014 के बाद से ले अभी तक में हिंदुस्तान में 35 चुनाव हुए हैं। सिर्फ 8 राज्यों में सरकार की वापसी हुई है और 27 राज्यों में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये 8 राज्य हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली, महाराष्ट्र, और इसके बाद अब बिहार का भी नंबर आ रहा है। क्या माना जाए, बिहार के लिए कौन सा एरा है? प्रो इनकम्बेंसी वाला एरा, एंटी इनकम्बेंसी वाला एरा, या 50-50 एरा? 50-50 कहना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ थी। नीतीश की पार्टी को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है, लेकिन नीतीश चेहरा भी थे, एनडीए के चेहरा भी थे, जिसकी साख के बल पर पूरा एनडीए उसके पीछे खड़ा था। मोदी का चेहरा तो था ही उनके, क्योंकि जितने मोटर माउथ थे बीजेपी ने बहुत टैक्टिकली अपने प्रचार से बाहर रखे हैं। वहां पे सिर्फ मोदी एक चेहरा रहे हैं और नीतीश कुमार दूसरे चेहरा रहे हैं। तो ये 50-50 मान लीजिए इसको। तो ये माना जाए दीवान जी की कि एक बार फिर से नीतीश वहां के चाणक्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। और ये जब तक नीतीश, क्योंकि नीतीश का चेहरा है, नीतीश के चेहरे पर जीते हैं। बीजेपी के पास भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको नीतीश के पैरेलल वो वहां पे बिहार में खड़ा कर सके मुख्यमंत्री पद के लिए। एक बहुत ही मजबूत शख्सियत याद आ रही है। जेपी दीवान जी, आपको रोकना पड़ा किसी खास वजह से। आनंद कुमार झा हमारे साथ में। आनंद झा जी, समझ में नहीं आया, ठीक है, अमित शाह की सेहत नहीं अच्छी थी, बीजेपी के चाणक्य हैं। अगर सेहत नहीं भी अच्छी होती है ना, दिल्ली में बैठ करके अमित शाह रणनीति बनाया करते हैं। एक ऐसे वक्त में जबकि बिहार में चुनाव था, अमित शाह पश्चिम बंगाल चले गए लेकिन बिहार नहीं आए, ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल में 2 दिन गुजारा लेकिन बिहार में 2 मिनट भी नहीं गुजारा, ऐसा क्यों? पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए लेकिन पटना में पटना साहिब गुरुद्वारे में नहीं गए, ऐसा क्यों? राशिद जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सारा चुनाव माननीय अमित शाह जी के निर्देश और अमित शाह जी के नेतृत्व में लड़ा गया है। मतलब मोदी जी के बाद बड़े चेहरे हैं जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, इन लोगों के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है। इन लोगों से ही परामर्श लेके कार्यकर्ता उतरते हैं। आप जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय में हमारे हर कार्यकर्ता और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक होती है तो उसमें भी कहा जाता है कि देवतुल्य कार्यकर्ता, तो हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी दे दिया जाता है और वो कहां जाएगा, कहां रहेगा, कहां क्या करेगा उसकी वो स्वयं तय कर लेता है। तो इसलिए हमारे हर कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता हर जगह पर में अमित शाह जी की भूमिका को निभा रहे थे। इसलिए ये कहना कि वो नहीं गए, वो तो वहां थे। अच्छा, मतलब दिल्ली में भी होकर के आप ये कहना चाहते हैं कि एनडीए के जितने भी नेता रहे, बीजेपी के जितने नेता रहे, जेडीयू के जितने नेता रहे, उनके दिल और दिमाग में अमित शाह हमेशा रहे, आप यही कहना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस की नेता सरवत जहां फातिमा भी मेरे साथ में जुड़, हाँ ठीक है, सरवत जहां फातिमा भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। सरवत जहां फातिमा जी, हालांकि मैं खुद ये बात बोल रहा हूं, लगभग 66-67% वोटों की गिनती अभी भी बाकी है, लेकिन क्या हो गया? कांग्रेस के लिए इतनी बड़ी निराशा, कांग्रेस का इतना बुरा स्ट्राइक रेट बिहार में जितना पिछली बार भी नहीं था, ऐसा क्यों?
आवाज नहीं आ रही। सरवतजहां फातिमा जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, आवाज नहीं आ रही। अरे आप मुझे सुन करके बोल रही हैं आवाज नहीं आ रही। अब सुनिए, आ रही है क्या? मैं राशिद बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? दिल्ली स्टूडियो से राशिद बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? सरवतजहां फातिमा जी, आवाज आ रही है क्या? क्या मैं डबल युवराज को लेकर के कोई सवाल कर सकता हूँ, हाँ या ना? चलिए, सरवतजहां फातिमा तक आवाज नहीं आ रही है। हालांकि हमारे टीवी के फ्रेम में अभी तक सरवतजहां फातिमा ठीक तरीके से बैठी नहीं है, लेकिन बिहार की जनता के नजरिए के फ्रेम में कांग्रेस भी इसी तरह से अभी तक मिसफिट ही नजर आ रही है। एक बार फिर से अपने डिबेट के लिए वापस चलते हैं हम जेपी दीवान जी के पास। जेपी दीवान जी, बिहार में कहते हैं कि जब तक आप सोशल इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, और सोशल इंजीनियरिंग में जब तक आप महादलित की बात नहीं करते, ईबीसी की बात नहीं करते, तब तक बात पूरी नहीं हो पाती है। क्या यह माना जाए कि नीतीश का दांव वीआईपी के तौर पर, नीतीश का दांव जीतन राम मांझी के तौर पर हिट हुआ है? देखिए, नीतीश के साथ जीतन राम मांझी थे, वीआईपी एनडीए में थी, उन दोनों का उनको फायदा मिला है। और जैसा सुबह डिस्कशन में राणा यशवंत बता रहे थे कि कैसे वो नीतीश ने मुस्लिम्स को वहां पे अपने पाले में लेकर के आए हैं। तो आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में जैसे ही कहा था कि हम एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे, नीतीश ने उसी समय काउंटर किया, कहा यहां से कोई नहीं जाएगा। तो एक उनका अपना एक वोट बैंक तो बनाया पिछड़ों, अति पिछड़ों मुस्लिम उसमें समुदाय में। और जहां तक आप बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे अमित शाह के बारे में, तो मैं एक चीज इंडिकेट करना चाहता हूं कि कोविड के पीक पर जब पूरे बिहार को उनने यहां से दिल्ली में बैठ करके और ऑनलाइन संबोधित किया था, तो इतनी तबीयत तो ठीक थी कि यहां से भी कर सकते थे वो। हाँ। एक सवाल है मेरा। हाँ, और यहाँ से भी कर सकते तो थे, और वर्चुअली भी लोगों के साथ में जुड़ सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आनंद झा जी, तो अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। अंतिम चरण का चुनाव आते आते बात आ गई थी सीए पर, बात आ गई थी एनआरसी पर, बात आ गई थी घुसपैठियों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि अगर दोबारा से सरकार बनी, घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। नीतीश ने कहा कोई भी बाहर नहीं किया जाएगा। अब बीजेपी नेता की हैसियत से बताइए, घुसपैठिए बिहार से बाहर जाएंगे या नहीं? और अगर नीतीश कहते हैं नहीं, तो क्या करेंगे आप लोग? निश्चित रूप से घुसपैठिए बाहर जाएंगे। अरे नीतीश कह रहे हैं कोई बाहर नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे आप लोग? मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। नीतीश कह रहे हैं कोई बाहर नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? इशारा कर रहे हैं बिहार का सीएम बीजेपी से हो सकता है, या तो आपका सीएम बनेगा तभी होगा। जाजी आप भी इशारा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे। नहीं, मैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे निश्चित रूप से हमारे नेता हैं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि हमेशा से हम लोगों का ये स्टैंड रहा है कि कोई भी बाहरी, कोई भी घुसपैठिया हमारे यहाँ रहने न पाए। जो कोई भी आता है अधिकृत रूप से आए तो रहे और अपना चला जाए। हमारा भारतवर्ष हमारे हर भारतीय के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कोई भी अनधिकृत रूप से व्यक्ति आते हैं तो उनको यहाँ से विदा होना पड़ेगा और होना ही चाहिए। ये बिहारी वर्सेस बाहरी वाला एंगल पिछले चुनाव में भी था। और राशिद, ये एक मुझे लग रहा है एक सबसे बड़ी चीज होगी अभी। हालांकि ये सबसे लंबे जो ट्रेंड्स को रिजल्ट्स कन्वर्ट होने में समय लगता है, उसमें से एक है। रिसेंट पास्ट में हमने देखा नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि सुबह का नाश्ता में जनरली पता चल जाता था, अब तो दोपहर का चाय या दोपहर की लंच और चाय का भी समय निकलता जा रहा है। रात के खाने तक भी मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स क्लियर होंगे, काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन कल का दिन किस तरह से जेडीयू और बीजेपी आपस में तालमेल बिठाती हैं, इसके इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। आरजेडी चुप है, लेकिन बीजेपी की लीडर चुप नहीं है, इशारे दे रहे हैं। ये बार्गेन टैक्टिक्स है। सहरसा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आशीष। हालांकि हमारी बड़ी परीक्षा ली है यूएस इलेक्शंस ने भी, और हमारी परीक्षा जो है बिहार इलेक्शंस भी ले रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट। लेकिन बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हार गई हैं, लवली आनंद सहरसा से चुनाव हार गई हैं। बाहुबली की पत्नी हार गई हैं, लवली आनंद हार गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी आलोक रंजन ने लवली आनंद को हरा दिया है। सहरसा से एक ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां से लवली आनंद चुनाव हार गई हैं। आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद, और कहते हैं कि सहरसा में आनंद मोहन की ही चला करती है। और आनंद मोहन की ऐसी चलती है, एक ऐसा बाहुबली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर उनके रुख की तरफ हवा नहीं चलती है तो हवा मोड़ने में भी यकीन रखते हैं।
हालांकि एक अलग बात है, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी हुई, बेहतर हुई, उसके बाद से बाहुबलियों पर भी काफी हद तक शिकंजा कसा गया। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, यूएस इलेक्शंस ने जितनी परीक्षा ली है, जितना इम्तिहान लिया है, ठीक उसी तरह का इम्तिहान बिहार इलेक्शंस की तरफ से भी लिया जा रहा है। पिछले चुनावों में हमने ये देखा था कि लगभग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जाती थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कभी 134, 101 का आंकड़ा आ रहा है, कभी 122, 128 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, कभी 100 के नीचे का आंकड़ा चला जा रहा है महागठबंधन का। इसका मतलब यह है कि अभी भी फाइट जारी है, इसका मतलब यह है कि लड़ाई अभी भी जारी है। आनंद झा जी, फिर से ये बताइए, आपका कहना यह है कि अगर सरकार बनती है, घुसपैठियों को करेंगे बाहर, इसके मायने क्या हैं? और अगर नीतीश अड़ गए, ये कहने लगे कि नहीं, घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जाएगा, घुसपैठी के नाम पर लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्या करेंगे आप? जब आपने अभी एनआरसी और सीएए की भी बात किया, तो फ्लोर पर में जब सीएए और एनआरसी पर में बिल आया था, उस समय भी जनता दल यू का नानुकुर के बावजूद भी हमारे साथ निर्णय हुआ था और पक्ष में खड़े रहे थे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुर बदलने लगे हैं। जब से आप बिग ब्रदर बने हैं ना, तब से सुर बदलने लगे हैं। वरना पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? बीजेपी के नेता ये कहा करते थे, पहले बीजेपी के नेता ये कहा करते थे, जो नीतीश बाबू कहेंगे वही हम करेंगे, नीतीश हमारे नेता हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन अब सुर बदलने लगे हैं। आनंद झा जी, सुर बदलने लगे हैं। कहते हैं कि सीटें जितनी ज्यादा आती हैं, राजनीति में टर्न उतनी तेजी से लिया जाता है, उतनी तेजी के साथ में गियर भी बदला जाता है। हमारे जो एजेंडा पर में वोट हुआ है, हमारे जो भी स्टेटमेंट्स रहे हैं, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा हो, चाहे हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता और लीडर्स का रहा हो, उस स्टेटमेंट को लेकर के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से किसी भी बाहरी और किसी भी अवैध व्यक्ति को निकालने के लिए योजना बनाई जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कुछ पूछना चाह रही थी क्या? बिल्कुल, मैं एक बार फिर से दीवान जी का ही रुख करूंगी। दीवान जी, मोदी के चेहरे का कितना फायदा पहुंचा है नीतीश को? क्योंकि देखिए, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बिहार में एक विरोध की लहर हम सबको दिखाई दी थी। देखा जाए तो केंद्र के सरकारों पर ज्यादा वोटिंग हुई है। अगर राज्य सरकार के काम की तुलना की जाए तो केंद्र सरकार के काम पर ज्यादा वोटिंग हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 12 सभाएं की, जिसमें से 6 में नीतीश भी उनके साथ रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा ने वहां पे जाकर रैली की, सभा की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा की। तो मोदी के चेहरे का कितना ज्यादा फायदा हुआ है नीतीश को? देखिए, मोदी के चेहरे का बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मोदी कितना भी उनका विरोध हो रहा हो, लेकिन वो अभी भी एक चेहरा है जो दर्शकों को, जो वोटर्स को, जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगी, सबसे ज्यादा विरोधियों ने, विरोधी टीमों ने यही सवाल उठाया था कि डबल इंजन की सरकार है, कैसे चलेगी? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को अपना एक की पॉइंट बना लिया, अपना की मुद्दा बना लिया, और इसी को उन्होंने भुनाया कि डबल इंजन की सरकार को मौका दीजिए फिर से, और देखिए किस तरह से विकास होगा बिहार में। उन्होंने बिल्कुल कहा, डबल इंजन केंद्र में हम बैठे हैं, राज्य में नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री चेहरा रहेंगे, और वो उसको आगे ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी मोदी जिस तरह से नीतीश के साथ खड़े रहे, उसका फायदा दोनों को मिलता हुआ दिख रहा है। झा साहब, ये जीत मोदी की है या नीतीश की? जीत एनडीए की है, लेकिन मोदी जी पूरी दुनिया में, इजराइल का चुनाव होता है तो वहां उसका काफी इशारे मिल रहे हैं, काफी इशारे मिल रहे हैं। कल के लिए मुझे लग रहा है कि इसी तरह की कोई हेडलाइन बनेगी कि बीजेपी डिक्टेट करेगी। झा जी, आपने काफी इशारे दिए हमें, राष्ट्रीय स्तर पर में नेतृत्व में है जी। ऐसी स्थिति में जीत हम लोगों की हुई है, एनडीए की हुई है। नीतीश जी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के छवि का ही लाभ हुआ है। नीतीश जी का सीट और पिछली बार से काफी ज्यादा एग्जैक्टली ऑपोजिशन, ये जो पोजीशन है, ट्रेंड लग रही है। आनंद जी ने बड़ी कंजूसी की है, नीतीश का नाम सबसे बाद में लिया, पहले एनडीए का नाम लिया। कह रहा हूं मैं राशिद, काफी इशारे दिए हैं झा साहब ने, और देखिएगा अगले 48 घंटों में यही हेडलाइन होगी कि इतनी आसानी से कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, वो काफी स्ट्रांग लीडर है और काफी करीबी अमित शाह के। जब वो इस तरह के इशारे करते हैं और झा जी उसकी कॉन्फर्मेशन करते हैं, उसी लाइन में इशारे, आप मान लीजिए अगले 24-48 घंटे की क्या हेडलाइन होगी। देखिएगा, इतना आसान होगा नहीं बीजेपी और
नीतीश के बीच में काफी इजीली तालमेल बिठाना, ये काफी ज्यादा आम टैक्टिक्स होगी, बार्गेन होगा। सरवत जहां फातिमा हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आनंद जी दोबारा आते हैं। सरवत जहां फातिमा कांग्रेस की नेता हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सरवत जहां फातिमा, अब ये कहा जा रहा है, और ये मत कहिएगा कि अभी ठीक है हमें इंतजार है, लेकिन अभी के जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो तेजस्वी और भी ज्यादा आगे चले जाते। कांग्रेस ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, यही एक वजह है कि बहुमत के जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे एक बात कही जा रही है, आप लोगों ने क्या किया, दिल्ली से नेता भेजे, दिल्ली से भेजा अविनाश पांडे, दिल्ली से भेजा रणदीप सिंह सुरजेवाला को, दिल्ली से भेजे सेंट्रल लीडरशिप वाले नेता। आप लोगों ने बिहार कांग्रेस के नेताओं पर भरोसा नहीं किया और नतीजा आप लोगों के सामने है। कांग्रेस और भी पीछे जाती हुई नजर आ रही है, पिछले बार के मुकाबले और भी ज्यादा खराब प्रदर्शन हो रहा है। जो भी होगा उस पे तो हमें भरोसा करना ही है और हमें उसे कबूल भी करना है, क्योंकि जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनता ने जो वोट किया होगा वही तो नतीजे आएंगे। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के सीनियर लीडर जाने का, तो ऐसा नहीं है कि बिहार के लीडर को दरकिनार किया गया था। बिहार के सारे सीनियर जूनियर सारे लीडर को लगाया गया था और एक एक बूथ के लिए उन्हें ड्यूटी दी गई थी, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हें ड्यूटी दी गई थी। अब ये अलग बात है कि देखिए जनता ने किसे वोट किया है, रिजल्ट तो वही आएगा ना। अब चाहे बीजेपी को अगर जनता ने चुना है फेस तो क्या हम ये नजर तो नहीं आता कह सकते था? कि कांग्रेस को। मैं बताता हूँ फेस क्या नजर आते थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला फेस नजर आता था, शक्ति सिंह गोहिल फेस नजर आते थे, अविनाश पांडे, भाई प्रेमचंद्र मिश्रा जैसे लोग हैं, और भी कई बड़े बड़े नेता, और भी कई और कई बड़े नेता हैं, कई बड़े नेता हैं, वो नजर आते ही नहीं। और यही एक वजह है जमीनी नेताओं को आप लोगों ने दरकिनार किया है, मानिए ना आप। और दूसरा ये एक और चीज समझिएगा आप, क्षेत्रीय चेहरा जेडीयू के पास में है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा चेहरा, बीजेपी के पास में है, सुशील मोदी बहुत बड़ा चेहरा, आरजेडी के पास में है, तेजस्वी बहुत बड़ा चेहरा, वीआईपी के पास में है, मुकेश सहनी बहुत बड़ा चेहरा, हम के पास में है, जीतन राम मांझी बहुत बड़ा चेहरा, जन अधिकार पार्टी के पास में है, पप्पू यादव बहुत बड़ा चेहरा, आरएलएसपी के पास में है, उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा चेहरा। लेकिन कांग्रेस ठन गोपाल, क्षेत्रीय स्तर का कोई नेता ही नहीं। या तो नेता होगा या नेता होंगे राहुल गांधी, या नेता जमीन पे कोई भी नहीं। नहीं हमारे चेहरा तो तेजस्वी यादव थे, हमारे चेहरा तो थे, हम महागठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, तो हमारा ऐसे तो एनडीए का चेहरा नीतीश जी भी हैं, लेकिन सुशील मोदी को भी तो लोग जानते हैं ना, उपेंद्र कुशवाहा जैसों को भी तो लोग जानते हैं ना। कांग्रेस पार्टी में भी सदानंद सिंह है, मदन मोहन झाजी है, प्रेमचंद मिश्रा। अरे सदानंद बाबू कहीं नजर ही नहीं आते। आप सदानंद जी की बात कर रही हैं क्या? सरवत जहां फातिमा जी, आपकी मुस्कान ही बता रही है कि मेरी बात को आप स्वीकार कर रही हैं, दिल कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। अब तो ये मान लीजिए ना भाई, वाई नॉट सरवत जहां फातिमा? सरवत जहां फातिमा जमीन पर लड़ाई लड़ती हैं, जमीन की नेता हैं, लेकिन पटना में नजर नहीं आएंगी। सरवत जहां फातिमा बड़े बड़े आंदोलन कर लेंगी, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं होंगी, महिला नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं होंगी। और मानिए 1989 के बाद कभी आप लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई, सत्येंद्र जी के शासनकाल के बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, और यही आप लोग अभी तक भुगत रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन टैली क्या कह रही है एक बार आप देखें मेरे ठीक ऊपर। 132 पर एनडीए आगे, और हाँ 132 एनडीए आगे, महागठबंधन 103 सीट पर आगे। एलजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है, 1 सीट पर आगे, अदर्स 7 सीट पर आगे हैं। और चिराग पासवान का भी जादू नहीं चला है, एलजेपी का जादू सिर्फ एक बार सबसे ज्यादा चला है। 2005 का जो पहला इलेक्शन हुआ था फरवरी मार्च में, उसमें एलजेपी को 29 सीट मिली थी। रामविलास पासवान ने तभी ये कहा था किंग मेकर है वो और किंग का चुनाव करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हंग असेंबली हुई, दूसरी बार चुनाव कराया गया, लेकिन एलजेपी ने उस तरह का रिवाइवल कभी भी नहीं पाया है विधानसभा चुनाव में। और इस बार भी एलजेपी ने 135 सीट पर अकेले चुनाव लड़ा है, लेकिन अभी तक ट्रेंड्स में एक आगे बढ़े उससे पहले एक आरजेडी की तरफ से ट्वीट आया है, यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। आरजेडी ने ट्वीट करके ये बोला है, हम सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं और सभी जिलों से जितनी भी खबरें मिल रही हैं हमारे फेवर में जा रही हैं, हमारे पक्ष में है। देर रात तक काउंटिंग होगी, महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। बिहार ने बदलाव कर दिया है, सभी प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट मतगणना पूरी होने तक काउंटिंग हॉल में बने रहें। फिर से बताना चाहेंगे, आरजेडी की तरफ से दावा किया गया है, सभी क्षेत्रों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं, सभी जिलों से खबरें मिल रही हैं, हमारे पक्ष में है। देर रात तक गणना होगी, महागठबंधन की सरकार सुनिश्चित है। बिहार ने बदलाव किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होने जा रही है? अगली बड़ी खबर
बिल्कुल, तो अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि शाम 6 बजे चुनाव आयोग की एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हाल ही में अभी चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 1 करोड़ वोटों की गिनती हो चुकी है और इस बार 4 करोड़ 10 लाख वोट बिहार में पड़े हैं। यानी कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके के आंकड़े बदल सकते हैं और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल अपडेट हम आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम को 6 बजे एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें यह पता चलेगा कि अभी तक कितने वोटों की गिनती हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले का आंकड़ा यह है कि लगभग 32-33% वोटों की गिनती हुई है और 68-69% वोटों की अभी भी गिनती की जानी है। और इनके मुताबिक ही एनडीए गठबंधन 131 वोट पर आगे, महागठबंधन 104 सीटों पर आगे, एलजेपी 1 सीट पर आगे और अदर्स 7 सीट पर आगे चल रहे हैं। और इनमें भी 69 पर आरजेडी आगे है, 21 पर कांग्रेस आगे है, 75 पर बीजेपी आगे है, 52 पर जेडीयू, 4 पर वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, वही पार्टी जिसने बिल्कुल अंतिम दौर में आरजेडी का यानी महागठबंधन का दामन छोड़ दिया था और जाकर के एनडीए में शामिल हो गए थे। बिल्कुल, और जिस तरह से ये ट्रेंड निकल कर सामने आए थे, लगभग पिछले 5 घंटे से मोटा मोटा अगर आप देखें सीट्स को अगर 5% प्लस माइनस रखें, उससे ज्यादा सीट्स हिली नहीं है। एनडीए अभी भी लगभग 130 के आसपास में है, एमजीबी 100 के आसपास में है और ये ट्रेंड को लगभग 5 घंटे हो गए हैं इसी तरह से बने हुए। हालांकि अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि 1/3 से ज्यादा वोटों की गिनती हो गई है, 2/3 से थोड़े कम की गिनती होनी बाकी है। जब तक इलेक्शन कमीशन अगले 6 बजे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उम्मीद की जा रही है कि लगभग आधे वोटों की गिनती जरूर हो जाए। समय लगेगा, 1 लाख से ज्यादा ईवीएम्स को काउंट करना है, उस ईवीएम को जिस पे कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने ऑलरेडी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी ब्लूटूथ और वाईफाई के सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं ताकि किसी तरह का सिग्नल या रेडिएशन राहुल गांधी तक नहीं पहुंचे। फातिमा जी, एक बात बताइए, जिस तरह से हमने देखा है कि ये काफी ज्यादा कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए तो ये अच्छी खबर है नहीं ट्रेंड की वाली, और जो रिजल्ट्स कन्वर्ट हो रहे वो भी नहीं, लेकिन महागठबंधन से ज्यादा अगर उसमें भी कोई ज्यादा लूजर निकलकर सामने आया है तो वो है कांग्रेस पार्टी। सेंट्रल लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप? देखिए, बहुत सारी वजह हो जाती हैं। शायद कांग्रेस ने अपनी बात अपने तरीके से नहीं रखी होगी, हो सकता है कांग्रेस ने कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी, इस वजह से लोगों ने पसंद नहीं किया होगा। हालांकि पूरी कोशिश की गई सेंट्रल लीडर से भी और पूरी कोशिश की गई स्टेट लीडर से भी, हम सब लगे थे, हम सब वहां पे थे और क्यों नतीजों में नहीं तब्दील हो पाया, इसका मतलब है कि कनेक्टिविटी हमारी नहीं हो पाई है। फातिमा, मैं एक बात बताता हूं आपको, आज के दौर में ना नेगेटिव पॉलिटिक्स को लोग रिजेक्ट कर देते हैं और कांग्रेस को शायद ये समझ जाना चाहिए। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने, मेरी बात सुनिए ना मैम, मेरी बात सुनिए, मैं समझाता हूं, सुनिए, मैं भी पत्रकार हूं, थोड़ा बहुत जमाना मैंने भी देखा है, समझिएगा आप, राहुल जी को बोलिएगा। क्या होता है ना कि आप पॉलिटिकल नैरेटिव किस तरह का अपनी पार्टी के लिए सेट करते हैं और हमारे जहन में यानी जनता के जहन में ये बात रह जाती है। अगर आप निकल करके ये कहते हैं ना चौकीदार चोर है, तो फिर आम जनता ये पूछती है आप क्या थे, आपने इतने साल क्या किया है। अगर निकल करके राहुल गांधी ये कहते हैं ना कि भाई कृषि बिल के खिलाफ रावण का पुतला नहीं, पंजाब में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है, तो आम जनता ये पूछती है किसानों के लिए आपने क्या किया। और याद रखिएगा राजनीति, मैम सुनिए, मैम मेरी बात सुनिए मैम, हाँ सुन तो लीजिए, अब की राजनीति ना रेटोरिक्स पे नहीं चलती है, अब की राजनीति असल में आपकी राजनीति ना बहुत व्यवहारिकता पर चलती है। अगर आप रेटोरिक्स पर जाएंगे, अगर आप नारों पर जाएंगे, अगर आप वादों पर जाएंगे, अगर आप इस तरह की बदजुबानी पर जाएंगे ना तो नकार दिए जाएंगे। समझिए इसको। नहीं, आप इसका तो आंसर आप सुन ही लीजिए, क्योंकि वो प्रोग्राम हमने खुद ही देखा था। राहुल गांधी जी के कहने का ये था, वो डायरेक्ट कह रहे थे लोगों से कि कभी आपने ऐसा देखा है, हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने ये शब्द यूज किया था कि हमारे प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया जो नहीं जलाना चाहिए था। मैम मेरी बात सुनिए, जो नहीं जलाना चाहिए था। मैम मेरी बात सुनिएगा, आज तक मैंने कम से कम अपने होश में किसी भी सेंट्रल लीडर को ये कहते नहीं देखा है। मैं अगर बोलूंगा ना अपने प्रधानमंत्री के लिए, मैं कहूंगा मोदी जी ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी किसानों को ये दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। और जानती हैं राहुल गांधी कैसे बोलते हैं, अब दे रहा है, कर रहा है, वो ये करता है। मैम इतनी नेगेटिव पॉलिटिक्स पे चलती अब दुनिया नहीं चलती। मैंने कहा ना
इतनी नकारात्मक राजनीति पर अगर चलेंगे तो भुगतना पड़ेगा। नहीं तो आप देखिए बिहार में भी पूरे टाइम नीतीश कुमार जी 15 साल बनाम 15 साल नीतीश कुमार जी बीजेपी ने किया, लेकिन जनता ने अगर इस बात को नहीं समझा, हालांकि ये भी निगेटिव आप कहां की कहां लेकर के जा रही हैं? मिर्जा गालिब को सुनती है नहीं? मिर्जा गालिब को पढ़ा या नहीं मैम? अरे सरवजहां फातिमा जी छोड़िए ना, छोड़िए सुनिए ना, चाय का वक्त हो गया है, मेरी बात सुनिए आप, चाय का वक्त हो गया है। मिर्जा गालिब को पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। वो क्या है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन इसके बाद की लाइन क्या है मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा बताइए ना। नहीं वो याद अभी हमको भी नहीं। अच्छा मुझे याद आ गया, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, यही है। और बेआबरू तभी राजनीति होती है जब जबान बेआबरू होती है, यही समझाना चाहता हूं मैं। राहुल जी को ये समझाइए। जेपी दीवान जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? जेपी दीवान जी मैं गलत कह रहा हूं क्या? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जेपी दीवान जी बोलिए। बहुत निकले अरमा लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और देखिए जबान थोड़ी सी भी लड़खड़ाती है ना तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है, बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। देखिए तेजस्वी यादव ने बोला था कि बाबू साहब भी हाथ बांध के खड़े रहते थे, अगले 15 दिन तक उनको सफाई देना पड़ा उस अपने एक फिसली हुई जुबान के लिए। ठीक कह रहे हैं, और यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ दीजिए अब जात पात, मेरे ख्याल से तेजस्वी यादव को भी ये समझाना चाहिए, सरवजहां फातिमा उन्हें भी ये समझाएं। उन्होंने यही बोला था ना कि जब हमारा शासन था बाबू साहब के सामने जितने पिछड़े होते थे सीना तान करके चलते थे। ये भी कोई बोली होती है क्या? अरे गया जमाना मैडम, भूरा बाल साफ करने वाला जमाना गया, अब नया जमाना है। अब चाहिए रोजगार, अब चाहिए रोटी, अब चाहिए कपड़ा, अब चाहिए मकान, रोजगार, पढ़ाई। जब आप बातें करें, जब आप रिजल्ट जब उलट आ रहा है तो फिर आप बातें ऐसी करते हैं। बातें करें तो फिर इंसाफ वाली करें, फिर दोनों साइड की जबानों का इस्तेमाल करें ना। उधर से क्या जबानों का इस्तेमाल किया गया था और इधर से क्या जबानों का इस्तेमाल किया गया था। हम नहीं समझते कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से गलत जबानी कभी की गई है, क्योंकि पूरे चुनाव को बड़े गौर से हम भी देख रहे हैं। अच्छा एक और बात बताइए, होने के नाते हम भी देख रहे हैं। एक और बात बताइए, राहुल गांधी ने अखिलेश का दामन थामा, या यूं कहें कि अखिलेश ने राहुल गांधी का दामन थामा। अखिलेश यादव यूपी में फेल हो गए, तेजस्वी ने राहुल गांधी का दामन बिहार में थामा, तेजस्वी यादव फेल हो गए। गलती किसकी है, कमी किसमें है? नहीं ये नहीं कह सकते, ये कमी नहीं कह किसमें सकते। है? देखिए ईवीएम में नहीं, कमी किसी में भी नहीं। ईवीएम में फातिमा जी, नहीं हम ईवीएम में ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आने चालू हो गए। नहीं हम अपनी बात सही तरीके से शायद नहीं पहुंचा पाते हैं, वजह यही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता मैडम कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की भी कमी है? देखिए जब अध्यक्ष पद संभालना हो तब राहुल गांधी पीछे हट जाते हैं, इसके बाद डिनर पॉलिटिक्स होती है, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता आते हैं, लेटर लिखते हैं कि हमें एक स्ट्रांग नेतृत्व चाहिए, लेकिन वहां भी कोई नेतृत्व के लिए अभी तक आगे नहीं आया। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा ही नहीं है कि जिसे आगे किया जा सके सोनिया गांधी के बाद? नहीं, सोनिया गांधी जी तो अभी है ही और इंटरिम वो अध्यक्ष हैं और हमें लगता है कि वो कंटिन्यू करेंगी। तो उन लेकिन कब तक सोनिया गांधी संभालेंगी? चलिए फातिमा जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है, वापस रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दीवान जी, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता उतना ज्यादा खफा होंगे नहीं राहुल गांधी से जितना तेजस्वी होंगे। और तेजस्वी तो ये गाना गा रहे होंगे, तुम तो डूबे सैया हमें भी ले डूबे। बिल्कुल, और स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। हमें भी ले डूबे, सही है बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ। जबकि पिछली बार तो 47 सीट दी थी उनको, उसमें से 27 जीत ली थी। इस बार 43 सीट दी थी जी और 27 जीती थी। इस बार 70 सीट दी है और अभी लग रहा है कि 20-22 भी नहीं जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। यही अगर किसी और एलआई को देते, किसी आरजेडी के ही उम्मीदवार खड़े करते तो हो सकता है शायद कुछ सीटें बढ़ जाती। गठबंधन की राजनीति में एक और बात कही जाती है, जेपी दीवान जी कहते हैं कि अगर गठबंधन करके आप अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो आप में ताकत होनी चाहिए वोट ट्रांसफर करने और कराने की।
क्या कांग्रेस में वोट ट्रांसफर करने कराने की ताकत नहीं है? क्योंकि देखिए, एक चीज से इनकार नहीं कर सकते हम कि कांग्रेस की आज की भी तारीख में बिहार में एक रेनबो पोजीशन मुझे तो है। नहीं लगता लीडरशिप में ताकत थी। सुनिएगा जेपी दीवान जी, कांग्रेस की बिहार में अभी भी एक रेनबो पोजीशन है। रेनबो पोजीशन का मतलब यह होता है कि थोड़े से दलित आज भी उनके साथ हैं, थोड़े से मुसलमान आज भी उनके साथ हैं, थोड़े से ईबीसी, एमबीसी, ओबीसी उनके साथ में हैं, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी यानी जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं अभी भी उनके साथ में हैं। अगर कांग्रेस रेनबो पोजीशन में है तो ये वोट अपने अलाइज को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाती? देखिए, क्योंकि ये तो किसी और की बैसाखी पर चल रहे हैं ना। पिछले 3 चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस किसी ना किसी की बैसाखी पर चल रही है इनका। और जो जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, वो उनका ट्रेडिशनल वोट है। वो उनका पुराने इमोशंस के कारण कुछ लोग अभी भी वोट दे देते हैं। कोई संगठन नहीं है, कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई उनने उस तरह का डेवलप किया नहीं है जो चुनाव जिता सके उनको। तो मतलब एक आप पैराट्रूप किए हुए लीडर्स के बल पे ये पैटर्न रहा है। ये पैटर्न रहा है दोनों लोकसभा इलेक्शन में मीडिया भी और सारे स्टेट इलेक्शन में भी कैसे जीत सकते हैं। राशिद, जो आपने इंद्रधनुष की बात की ना, लोकसभा में भी था, स्टेट इलेक्शंस में भी है जब आसमान साफ हो। लेकिन ये कांग्रेस के जो इंद्रधनुष है इस पर बादल छाए हुए हैं, और वो बादल है लीडरशिप के, सेंट्रल लीडरशिप के। फातिमा जी मुस्कुरा रही हैं, उन्हें भी पता है हर एक स्टेट कांग्रेस ये पहला चुनाव नहीं है, उसके पहले 2 चुनाव हो चुके हैं। जब तक उनका रीजनल लीडरशिप स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक सेंट्रल लीडरशिप के भरोसे आप लड़ेंगे, तब तक कुछ भी कायापलट होने नहीं वाला। आप पैटर्न देखिए, जहां पर भी कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर अपने दम पर वो रीजनल लीडर्स हैं, वो जीते हैं, उन्होंने राज्य सरकारें बनाई हैं। जहां पर नहीं है मौका रीजनल लीडर्स को, वो नहीं बना पाए हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जानना चाहूंगा दीवान जी, थोड़ा एनालिसिस करके हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, ये तेजस्वी की हार है या राहुल गांधी की हार है? देखिए, तेजस्वी की हार तो बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी ने तमाम मतलब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपने आप को एक युवा चेहरे के तौर पर एक साफ सुथरा चुनाव लड़के, एक तो बार जुबान फिसली हो, उसके अलावा उसने जिस तरह से अपना एक जंगल राज के शेडो से निकल के अपने आप को स्थापित किया है, और पूरे चुनाव को उसने विकास, रोजगार, आर्थिक मुद्दों, सामाजिक मुद्दों की तरफ मोड़ा है। और पूरा नैरेटिव इस चुनाव का तेजस्वी यादव के कारण सबको, नीतीश को भी प्रकाश की बात करना पड़ी। वो नंबर्स में भी दिख रहा है दीवान जी। अगर आप देखें मोटा तो अगर फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आरजेडी की जो स्ट्राइक रेट है, जितने सीटों पर इलेक्शन लड़ी और जितने पर ये जीत या फिर ट्रेंड आगे बढ़ाए हुए हैं, ये लगभग 50% की स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत ही बेहतर है। अगर आप कांग्रेस की देखें, फातिमा जी, कांग्रेस का आप देखिए, आप 70 सीट पर लड़े, अभी आप 20 के आसपास में है, केवल 30%। आप स्कूल वाला जो रिजल्ट होता है ना, 35 चाहिए रहता है कम से कम पास करने के लिए। चलिए, इसी बीच शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं जीत के बाद, एक बार सुनते हैं उन्हें। अब जब बीजेपी के बैनर से लड़े, देखिए, तब भी कांग्रेस को वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे। झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे। झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई। कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया। हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने। आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नाम जो बुधनी से निकल करके जब भोपाल तक पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि कितने मजबूत नेता और कितनी कद्दावर शख्सियत के तौर पर हैं, और इलेक्शन मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। ये बात कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद ही हमें समझ में आ गई थी, और अब 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन सरवा जहां फातिमा, मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में जब गठबंधन करने के लिए जाएंगे तो एक चीज जरूर कहेंगे, पूछेंगे फिल्मी गाने वाले अंदाज में, मैं तेरे काबिल हूं या तेरे काबिल नहीं। देखिए ऐसी बात नहीं है। आज आप पकड़ लिए कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस पार्टी की चीजों को आप भी बड़े गौर से देखते हैं, और आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं या राहुल गांधी जी कैसे चलते हैं, या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व क्या है, या लीडरशिप में क्या कमियां हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपको भी पता है। लेकिन आज हमारा दिन है, आज आप पकड़ लिए हुए कांग्रेस पार्टी को, तो आज कांग्रेस पार्टी को आप लिए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अरे नहीं भाई, देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और जब शून्य की तरफ जाती है ना तो तकलीफ सी होती है। और कहते हैं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब देश की पुरानी पार्टी पॉलिटिकल अपना रिवाइवल कर पाएगी। बिहार में अच्छा एक बात बता दीजिए, सच सच बताइएगा, हालांकि तब तक तो होश आपने भी नहीं संभाला होगा, इतनी उम्र आपकी भी नहीं होगी, लेकिन आपको लगता नहीं 1989 में अगर एक सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का ट्रांसफर उस जमाने में राजीव गांधी ने कर या करा दिया होता तो आज ये दिन भुगतना ना पड़ता और देखना ना पड़ता। और वैसा ही हिस्टोरिकल ब्लंडर जैसा यूपी में शिलान्यास करवा करके आप लोगों ने किया, वैसे ही बिहार में भी किया है। और मानिए कि थाली में परोस परोस करके आप लोगों ने दूसरों को सत्ता दी है। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें लोग भूल भी गए हुए हैं। अब अरे नहीं भूल गए ना, मैं बताता हूँ ना, मेरे बिहारी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं सत्येंद्र बाबू के वक्त में, वो ये कहते हैं सत्येंद्र बाबू बहुत चाहते थे, वो भागलपुर दंगों में जो विवादों में घिरे हुए सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वो ये चाहते थे कि उनका ट्रांसफर हो जाए। राजीव गांधी पहुंचे, उन्होंने ट्रांसफर रुकवा दिया। पड़े हैं, बाढ़ पे पड़े हैं, इसमें वो पुरानी बातों को किसी को, आपने खुद ही कहा कि हमें याद नहीं होगा। बात सही है कि हमें याद नहीं है, तो हम जैसे जनरेशन, जो मेरे जनरेशन के लोग हैं, उन्हें कहाँ से याद होगा। तो आप लोग आगे बढ़ चुके हैं इन सब चीजों से, और इन सब चीजों से इस बार जो बिहार का इलेक्शन चुनाव हुआ है, लेकिन मैं बार-बार एक ही बात कहूंगा, मैं बार-बार सरवा जहां फातिमा जी, मुझे मुस्कान अच्छी लगती है, मुझे हंसते चेहरे पसंद हैं, मुझे गुस्सैल चेहरे कम पसंद आते हैं, मुझे अहंकारी चेहरे कम पसंद आते हैं। और आपकी मुस्कान अंदर ही अंदर लेकिन ये भी बात कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो, अभी तो वोटों की गिनती जारी है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के वाकई में कोई उलटफेर हो ही जाए। और इसे ही टेक्निकली समझने के लिए जेपी दीवान जी के पास में चलते हैं। जेपी दीवान जी, अगर 68% वोटों की काउंटिंग अभी भी बाकी है तो क्या यह माना जाए कि आगे कुछ और भी उलटफेर हो सकता है? जो अलग अलग राउंड की काउंटिंग है, क्योंकि बिहार को अकेले में न तो नापें और न ही आंकें, बिहार का अलग अलग 11 क्षेत्र है, तिरहुत है, मिथिलांचल है, मगध है, वैशाली है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, सीमांचल है और कोसी है और मिथिलांचल है। इन 11 के हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या आने वाले वक्त में कोई उलटफेर हो सकता है रात तक या शाम तक? जेपी दीवान जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? अच्छा, जेपी दीवान जी मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। वापस से सरवत जहां फातिमा के पास में चलते हैं। सरवत जहां फातिमा जी, हर कोई ये कहता है ना हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। नीतीश कहते हैं हमारे पास सुशासन है, बीजेपी ये कहती है हमारे पास केंद्र का काम है, तेजस्वी ये कहते हैं कि हमारे पास पहले सामाजिक न्याय था, अब हमारे पास में आर्थिक न्याय भी है। वीआईपी वाले कहते हैं हमारे पास मल्लाह वोट बैंक है। जीतन राम मांझी कहते हैं हमारे साथ में दलित है। आपके पास क्या है? बिहार में कांग्रेस के पास जनता को देने के लिए क्या था? कांग्रेस पार्टी ने एक बेहतरीन खाता बना रखा था बिहार के लिए, बिहार को ऊपर रखा था, बिहारियों को ऊपर रखा है। अभी भी शाम तक बहुत कुछ बदलने वाला है, हमें अभी से उम्मीद नहीं हो जाना चाहिए। और जो भी रिजल्ट होगा, जनता ने वोट किया होगा, अगर जनता को तेजस्वी जी की बातें पसंद आई होगी, अगर जनता को राहुल जी की बातें पसंद आई होंगी, अगर जनता ने भरोसा जताया होगा तो वो शाम तक आपको पता चल जाएगा। अगर जनता ने भरोसा नहीं जताया होगा तो कोई बात नहीं, नीतीश सरकार। अच्छा, लोग जो भरोसा करते हैं, सरवजा फातिमा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके कि लोग भरोसा करते हैं उगते हुए सूरज पर। अरे सरवजा फातिमा जी,
अरे सरवत जी सुनिए, अरे सरवत बहन सुनिए मेरी बात, अरे सुन लीजिए ना मेरी बात। हाँ, अब आप रुकी नहीं रहे, धारा प्रवाह बोली जा रही हैं। लोग भरोसा करते हैं उगते हुए सूरज पर, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है ढलते हुए सूरज पर। लोग भरोसा करते हैं सुबह की पहली किरण पर, और आप भरोसा कर रही हैं शाम पर। सुबह होती है तभी तो शाम होती है, और शाम होती है तभी तो सुबह होता है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, यानी शाम पर भरोसा है आपको। जेपी दीवान जी, आपको भी शाम से कुछ उम्मीद है क्या? उलटफेर होगा? जेपी दीवान जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, जेपी दीवान जी तक आवाज नहीं जा रही है। सरवत जहां फातिमा मेरे साथ में। हाँ, बोले अपनी बात बोल रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। मैं बस ये कह रहा हूं कि शाम तक किसी उलटफेर का भरोसा आप भी करते हैं क्या? बिल्कुल, उलटफेर तो संभव है। देखिए, जब आपका अंतर बहुत कम 132 102 है, तो उलटफेर हो सकता है नेक टू नेक हो जाए, हो सकता है ये बढ़त बनी रहे, हो सकता है और ज्यादा आगे बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप मिड वे भी नहीं पहुंचे हैं, आप 50% काउंटिंग भी नहीं हुई है। ठीक है, तो मुझे बार बार कमांड आ रही है कि मुझे एक कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है। मेरे सहयोगी आशीष और प्रिया भी मेरे साथ में थे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सीनियर कोलीग, मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी, जो हर शाम 7 बजे आपके लिए देश का सवाल लेकर के आते हैं। लेकिन आज बिहार के कैनवास पर उनका देश का सवाल होगा। उनके साथ होंगे रोहित पुनेठा और रचना बंसल।